दिसंबर की शुरुआत होने के साथ साथ ठंड भी बढ़ने लगी और इसी के साथ हीरानगर की लोगों की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि इस गांव में पूरे साल ठंड पड़ती थी, लेकिन इन 3 महीनों में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती थी। हीरा भैया जल्दी जल्दी चलो, वापस भी आनी है। शाम का हाल तुम जानते ही हो। हाँ मैं जानता हूँ, ये 3 महीने तक हीरानगर नरक के समान हो जाते हैं। हीरानगर के लोग केवल ठंड से परेशान नहीं थे, दूसरी समस्या बल्कि उसकी गांव में रहने वाला तिवारी। जैसे ठंड रोज होती थी वैसे भी तिवारी से झगड़ा रोज होते थे। मैं जानता हूँ कि तुम लोग ठंड से बहुत परेशान हो, इसीलिए मैंने फैसला किया है, जितने भी मेरे गोदाम में लकड़ियाँ है वो सभी गांव वालों में बांट दूंगा। मुखिया जी, आपका ये फैसला सही है, इससे गांव वालों को बहुत मदद मिलेगा। आप हमेशा गांव वालों के प्रवाह करते हैं। क्या सोच रहे हो हीरालाल, इस भयंकर ठंड में गांव वालों को मदद करो। तुम्हारे पास कई सालों का लकड़ियां रखी हुई है। देखिए मुखिया जी, गांव वाले इस ठंड में जैसे भी रहे, लेकिन मैं बिल्कुल अपनी लकड़ियां नहीं दूंगा। फिर ये ठंड हर साल आएगी, हम कहां तक ले इनकी मदद करूंगा। जब गांव वाले मेरे मदद नहीं करते, भला मैं उनकी मदद क्यों करूं? मुखिया जी जितने नरम और दयालु थे, उतने ही हीरालाल कठोर और झगड़ालू थे। मोहनलाल दादा, न जाने इस गांव की ठंड कब समाप्त होगी। भाई रामलाल को सही रास्ता पर लाओ, ठंड भी अपने आप ठीक हो जाएगा। दादा, इस ठंड से रामलाल को क्या देना देना? भीड़ ठंड तो रामलाल को भी लगती है। दादा, मुझे ऐसा क्यों लगता है, आपकी बातों में कोई रहस्य हो और फिर आप ये बातें हमेशा से कहते आए हैं। हो सकता है कोई रहस्य हो। सुबह सुबह रामलाल अपने जानवरों को चराने निकला। रामलाल पेड़ के नीचे आग जलाता है और उनके जानवरों ने रामू के खेत में फसल खाने लगता है। रामलाल, तुम जानवरों को देख रेख में थे और फिर भी जानवरों रामू के खेत में गए और उनकी खेत की पूरी फसल खराब हो गई, इसीलिए उनकी पूरी फसल का नुकसान का हिसाब देना होगा। यही पंचायत का फैसला है। सभी लोग मुखिया जी के न्याय से खुश हुए। मुखिया जी के फैसला को रामलाल मान तो लिए, लेकिन रामलाल मुखिया और गांव वालों से बदला लेने की अंदर ही अंदर सोच ली। फिर कुछ दिनों बाद भी एक घटना घटी। रामलाल अपने गांव के पास वाले तालाब में जानवरों को नेव वाह रहे थे। रामलाल तालाब से निकला और सीधा गांव आ गया। गांव के किनारे हीरालाल बुजुर्ग का एक झोपड़ी थी। रामलाल उस झोपड़ी में आग लगा दी और मजे से अपनी ठंड दूर करने लगा। मुखिया जी, हमारी एक ही वो टूटी फूटी झोपड़ी थी और वो भी रामलाल जला दी। अब मैं इस भयंकर ठंड में कहाँ जाऊं? रामलाल, दीनानाथ जी सही कह रहे हैं, तुम हिंसक हो रहे हो, इसीलिए पंचायत तुम्हें गांव से 2 साल के लिए गांव से बाहर करती है और नया झोपड़ी बनाने में आए खर्च आदा करने के लिए पंचायत का फैसला है। मुखिया के फैसला का चर्चा फिर से पूरे गांव में चर्चा होने लगी। रामलाल अंदर ही अंदर सुलग गया और मुखिया तथा गांव वालों से बदला लेने की कसम खाकर गांव छोड़कर जाने लगा। रामलाल तो बिना सुधरे गांव छोड़कर जा रहा है, मतलब ये भयंकर ठंड अब कभी नहीं जाएगी। दादा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपकी बातों में कोई रहस्य हो और फिर आप ये बातें हमेशा से कहते आए हो। बेटा, हर बात बताने का समय होता है।
इतना कहकर वहाँ से चल देता है। मेरा अनुमान है कि तुम किसी से बदला लेने का मौका तलाश रहे हो। हाँ, ऐसा ही है, लेकिन तुम कौन हो? मैं कवन हूँ, इससे मतलब नहीं। केवल यह सोचो कि यदि इस भयंकर ठंड में गांव में और अधिक ठंड हो जाए तो मुखिया और गांव वालों के लिए कैसा रहेगा। हाँ, मैं ऐसे ही मौके का तलाश में हूँ जब मुखिया और गांव वाले बिना पानी के मछली की तरह तड़पेंगे और उनकी मदद करने वाला कोई न हो। तो फिर अपनी पास परी बोतली उठाओ। इस बोतली की जितनी रेत तुम जमीन पर गिरावोगे उतनी ठंड अधिक बढ़ेगी और ये ठंड पूरे 3 महीने रहेगी। रामलाल वो पोटली लेकर वापस गांव की ओर चल देता है। इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर इंसान का ही नुकसान करता है। बहुत पहले मैं इस गांव का मुखिया बनना चाहता था, लेकिन मुखिया और गांव वालों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया। उस दिन का बदला आज लूंगा। अब देखेंगे इनके 3 महीने का ठंडा कैसे कटेंगे। मुखिया जी, मुझे केवल 5 दिन के लिए मौका दे दो, फिर मैं 2 साल के लिए गांव छोड़कर चला जाऊंगा। मुखिया रामलाल का बातों में आ गया और उसे 5 दिन का समय दे दिया। रामलाल गांव का एकांत जगह पर गया और पोटली खोलने लगा। तभी उसकी पोटली हाथ से छूटी और सारे रेत जमीन पर गिर गई और अगले ही पल बर्फ के बरसात होने लगी और धीरे धीरे बर्फ गली और घरों में जमने लगा। भाई, पहले क्या कम ठंड था जो अब बर्फ भी गिरने लगे। भैया, हवा भी बहुत ठंडी चल रही है। अब हम लकड़ियां नहीं काट पाएंगे। चलो वापस घर चलते हैं। कुछ ही घंटे ठंड के कारण लोग बीमार पड़ने लगे। शाम का समय हो रहा था। रामलाल बहुत खुश होकर अपने घर जाने लगता है। तभी एक लड़का रामलाल के पास आता है और कहता है, चाचा, आपके पास तो बहुत सारी लकड़ियाँ है, मुझे थोड़ी लकड़ियाँ दे दो। मेरे पिताजी इस ठंड के कारण बहुत बीमार हैं। मेरे पिताजी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। रामलाल ने उस बच्चे की तरफ देखा। लड़का नंगे पैर पर बर्फ पर खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह देखकर रामलाल को माया मोह लग गया और वो सोचने लगा, मेरा तो बदला मुखिया और उस गांव वाले से है, इन छोटे छोटे बच्चों से नहीं। रामलाल, तुम इतना गिरा हुआ बयाकती है। अगर इस ठंड में छोटे छोटे बच्चों का माता पिता को कुछ हो गया तो ये सारा पाप तुम्हारे सिर पर आ जाएगा। रामलाल का हृदय पूरा माया मोह से भर गया और रामलाल के आंखों से आंसू आ गया और वो फिर रोते हुए बोला, गांव वालों ने मुझे अपने किए पर पछतावा है। मेरे गोदाम से सारी लकड़ियां निकालो और अपनी परिवार तथा बच्चों को ठंड से बचाओ करो। इसके बाद रामलाल ने फावड़ा उठाया और रास्ते पर जमी बर्फ अकेले ही साफ करने लगा। गांव वाले रामलाल के इस बदले स्वभाव के कारण बहुत आश्चर्य में थे, लेकिन मोहन लाल दादा बड़े शांत होकर खड़े थे, जैसे कि वो जानते हो कि आगे क्या होने वाला है। तभी बिजली चमकी और सारी बर्फ गायब हो गई और मौसम फिर से साफ हो गया। मोहन लाल, ये क्या था? ये कैसा चमत्कार है? क्या इस रहस्य को तुम जानते हो? हम मुखिया, बहुत दिन पहले एक महात्मा आए थे, लेकिन गांव वाले उस पर ध्यान ही नहीं दिए और वो भयंकर ठंड में पूरी रात उस पेड़ के नीचे बैठे रहे। सुबह जब महात्मा जाने लगे तो उन्होंने कहा, जिस तरह मैं इस भयंकर ठंड में बैठा रहा, अब इसी तरह इस गांव में वर्ष भर ठंड होगी, लेकिन ठंड के 3 महीनों में भयंकर ठंड पड़ेगी। मैंने महात्मा के सामने बहुत हाथ तथा निहोरा भी की, लेकिन वो नहीं माने और कहा, जब इस गांव का सबसे दुष्ट व्यक्ति सुधर जाएगा तो मेरा श्राप भी समाप्त हो जाएगा।
लेकिन तुम यह बात किसी को नहीं बताओगे, अन्यथा इस गांव की ठंड कभी नहीं जाएगी। इसलिए आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई।